गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको काल एवं वाच्य नामक चैप्टर जो है उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रही हूँ। बेटा, जब कोई कार्य किया जाता है ना और वो पूरा होता है तो उसका संबंध घटना के समय से होता है और व्याकरण में इस समय को ही हम काल के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा बनती है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसके बारे में छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हमें समझना है बच्चों। वो सबसे पहले है, कुछ क्रियाएं समय के साथ घटित होती हैं, इस समय का संबंध वर्तमान से होता है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कार्य पहले घट चुका होता है उस कार्य का संबंध उसके भूत से होता है, यानी कि जो बीत चुका है, और जो कार्य बाद में घटित होगा उसके समय का जो संबंध है वो कार्य के भविष्य से होगा, यानी कि जो काम आगे आने वाले समय में होने वाला है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो काल के 3 रूप होते हैं, या कह सकते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 भविष्यत काल। अब आते हैं हम भूतकाल के ऊपर। देखो, भूतकाल जो है क्रिया के जिस रूप से काम के बीते समय में होने का जो बोध होता है, यानी कि जो काम हो चुका है ना, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। और इसके 6 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले होता है सामान्य भूतकाल। क्रिया के इस रूप से बीते समय में संपन्न हुए काम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे वह सो गया, यानी कि वो अभी सो चुका है ना, सो गया, तो ये सामान्य भूतकाल है, नॉर्मल सी बात है। फिर आता है एक आसन्न भूतकाल नंबर 2 पर। अब क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, यानी कि निकट में ही भूत में संपन्न हुआ है। जैसे संत जी पधारे हैं, यानी कि वो पधार चुके हैं, मतलब आ चुके हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं पधारे हैं, तो इसको हम कहेंगे आसन्न भूतकाल। नंबर 3 है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही पूरा हो चुका है। जैसे किसान फसल काट चुका था, है ना, यानी कि ये काम हो चुका था, भूतकाल में ही खत्म भी हो गया। अब चौथे नंबर पर आता है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ था किंतु इसके पूरा होने का बोध नहीं हो पा रहा है। जैसे माँ लोरी गा रही थी, अब किस समय गा रही थी, क्या हो रहा था, ये नहीं पता चल रहा इससे, तो इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ था किंतु इसके पूरा होने के प्रति अभी संदेह है। जैसे बस चली गई होगी। हेतु मत भूतकाल। क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते समय में पूरा हो सकता था किंतु किसी कारणवश यह अभी तक पूरा नहीं हो सका। जैसे तुम समय पर आते तो महात्मा जी के दर्शन कर लेते, तो इसको हम कहेंगे हेतु मत भूतकाल। तो ये हो गए भूतकाल के प्रकार। अब इसके बाद आता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का या करने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब इसके भी देखा जाए तो 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। अब क्रिया के इस रूप से वर्तमान में चल रहे काम की स्थिति का बोध होता है। जैसे वह टोपी पहनता है ना, यानी कि उसने पहन रखी है, पहनता है, हमेशा पहनता है, ये वाली बात हो गई, वर्तमान है, इस समय भी पहन रखी है। फिर इसके बाद दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ था किंतु वर्तमान में पूरा नहीं हुआ है। जैसे वह टोपी पहन रहा है, यानी कि अभी उसको समय लगेगा सेट करने में उसको टोपी को, तो ये क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के इस रूप से काम के वर्तमान समय में पूरा होने के प्रति संदेह का बोध होता है, यानी कि लगता है कि शायद काम पूरा हो गया है
जैसे हाथी उत्पात मचा रहा होगा, यानी कि अभी हम उसके बारे में कह नहीं सकते, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। अब लास्ट आता है आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से काम आने वाले समय में होने का बोध होता है या आभास होता है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। इसके भी 3 उपभेद होते हैं बच्चों। पहला उपभेद है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के इस रूप से काम के निकट भविष्य में होने का बोध होता है, जैसे मोहन खाना खाएगा, है ना, लग रहा है कि वो भी बस आ रहा है और खाना खाएगा। तो ये क्या है कि क्रिया के इस रूप से ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अभी निकट में ही, यानी कि बिल्कुल समय के बिल्कुल करीब ही है। फिर होता है संभाव्य भविष्यत काल। यह क्रिया का वह रूप होता है जिसमें आने वाले समय में काम के होने की संभावना जताई जाती है, जैसे शायद भारत मैच जीत जाए, है ना। तो लग रहा है कि एक संभावना है कि हाँ भारत शायद मैच जीत जाए, तो ये क्या कहलाएगा, संभाव्य भविष्यत काल। अब इसी तरह से लास्ट होता है हेतु मत भविष्यत काल। क्रिया के इस रूप में काम का भविष्य में होना या ना होना किसी कारण पर निर्भर करता है, जैसे वे लगातार मेहनत कर गए तो विद्वान बन जाएगा, यानी कि संभावना तो है लेकिन बिल्कुल निकट है उसके और लग रहा है कि वो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो वह कह रहा है कि लगातार मेहनत करे तो विद्वान बन जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रिया है इसके रूप से ये पता चल रहा है कि यदि वह अब वर्तमान में कार्य करेगा तो यानी कि भविष्य में वो विद्वान बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब इसी चैप्टर का दूसरा भाग है वाच्य। बेटा पहले इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ वाक्य बताती हूँ। जैसे इन वाक्यों पे ध्यान दीजिए। गौरव रोटी लेकर आया, सौरभ ने रोटी खाई, दर्द के कारण उससे हंसा नहीं जाता। ये 3 सेंटेंस मैंने आपके लिए बोले हैं। आपने देखा कि वाक्य की रचना में क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से हुआ है। अब जो पहला वाक्य है ना कि गौरव रोटी लेकर आया, अब पहले वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हैं, और दूसरा वाक्य है सौरभ ने रोटी खाई, दूसरे वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार हैं, जबकि तीसरे वाक्य में क्रिया पर कर्ता या कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि दर्द के कारण उससे हंसा नहीं जाता। इस वाक्य में क्रिया एकवचन और पुल्लिंग और अन्य पुरुष में है, तो जो उसका मूल रूप है, क्रिया के इस मूल रूप को भाव कहा जाता है। इस प्रकार वाक्य की रचना में कभी कर्ता, कभी कर्म और कभी भाव की प्रधानता दिखाई देती है ना। ऐसा हर सेंटेंसेस में होता है ना। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनी वाच्य की कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। अब बच्चों वाच्य के ना 3 भेद होते हैं, है ना। आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा, जैसे मैंने भी आपको 3 सेंटेंस बताए, है ना। तो पहला जो इसका भेद है वो है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब सबसे पहले हम जानते हैं कृतवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। आसान सी बात है कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे शबीना सेब खाती रही, मनदीप वहाँ आकर खड़ा हो गया। अब पहले वाक्य में शबीना जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन शब्द है, और यह वाक्य में कर्ता रूप में है। इस वाक्य में की क्रिया खाती रही भी उसी के लिंग वचन के अनुसार स्त्रीलिंग और एक वचन में है। अब जो दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य में मनदीप कर्ता है जो पुल्लिंग है, एक वचन में है। इसकी क्रिया खड़ा हो गया भी पुल्लिंग एक वचन में ही है ना। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इन वाक्यों में क्रियापद कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। अब कृतवाच्य जो होता है उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक भी हो सकती हैं,
और सकर्मक भी हो सकती हैं। जैसे बालक सो रहा है, जयदीप एक गीत सुन रहा है। पहले वाक्य में सोना अकर्मक क्रिया है और कर्ता के अनुसार पुल्लिंग एकवचन रूप में है। दूसरे वाक्य में सुनना सकर्मक क्रिया है जो कर्ता के अनुसार पुल्लिंग एकवचन में है। फिर नंबर 2 पे आता है हमारा कर्मवाच्य। बच्चों, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, फूल माली द्वारा तोड़े गए। अब पहले वाक्य में पुस्तक का प्रयोग कर्म के रूप में हुआ है जो स्त्रीलिंग एकवचन में है, इसलिए क्रियापद की भी स्त्रीलिंग एकवचन के रूप में ही प्रयोग होगा यहाँ पर। अब दूसरे वाक्य में फूल का प्रयोग कर्म के रूप में हुआ है जो पुल्लिंग एकवचन में है, इसलिए क्रियापद तोड़ना पुल्लिंग एकवचन में है। इन वाक्यों में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार है, तो इसलिए ये कर्मवाच्य हो गए। बच्चों, आया होगा समझ में आपको, है ना। अब इसके बाद आता है भाववाच्य। अब क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे पेट दर्द के कारण रीना से लेटा नहीं जाता, या दूसरा सेंटेंस है पाँव में छालों के कारण गौतम से भागा नहीं जाता। अब पहले वाक्य में कर्ता रीना और दूसरे वाक्य में कर्ता गौतम है ना। इनके क्रियापदों से कर्ता के भाव का संकेत मिलता है। अब ऐसे वाक्यों में क्रिया का रूप ना तो कर्ता के अनुसार है और ना कर्म के अनुसार है। इनमें क्रिया के भाव की भी प्रधानता है और जो भाव के अनुसार उनका रूप परिवर्तित हुआ है। अतः इन प्रकार के वाक्यों का रूप भाववाच्य है, यानी कि यहाँ पर भाव प्रधान है, इसलिए ये भाववाच्य हैं। अब याद रखिए कि भाववाच्य के वाक्यों में क्रियाएं हमेशा एकवचन में लगती हैं, अन्य पुरुष और पुल्लिंग रूप में ही होती हैं। अब हमें वाच्य परिवर्तन कैसे किए जाते हैं, थोड़ा सा इस बारे में समझते हैं बच्चों। कृतवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में वाक्य परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो कैसे बनेगा, कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है। क्रिया की धातु, और नंबर 2, क्रिया की धातु में या तो जोड़ा जाता है तथा जा धातु का कर्म के लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। और तीसरी बात इसमें यह ध्यान देने योग्य है कि कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हम हटा देते हैं। उदाहरण के लिए देखो, मीरा भजन गाती है, ये तो हो गया कृतवाच्य। अब इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे हम, कि मीरा के द्वारा भजन गाया जाता है। दूसरा सेंटेंस है मोहन गृह कार्य नहीं करता, ये कृतवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में कैसे बनाएंगे कि मोहन से गृह कार्य नहीं होता। अब कृतवाच्य एक सेंटेंस है पुलिस ने चोर को पकड़ा, कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया, यानी कि यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता हो गई और कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता हो गई। ठीक है, ऐसे ही कृतवाच्य से हम भाववाच्य भी बना सकते हैं। वो कैसे बनते हैं, उनमें कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा जोड़ा जाता है। क्रिया जो होती है उसमें पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एकवचन में रह जाती है। जा धातु के क्रिया के रूपों को क्रिया के काल के अनुसार लगाया जाता है। अब कृतवाच्य से भाववाच्य में सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, मैं दौड़ नहीं सकता। अब भाववाच्य में इसको कैसे बनाएंगे कि मुझसे दौड़ा नहीं जाता। अब इस सेंटेंस में असमर्थता प्रकट की जा रही है, यानी कि उससे हो नहीं पा रहा है, तो भावनाएं प्रधान हैं यहाँ पर, तो ये भाववाच्य हो गया। अब राम खेल नहीं सकता, ये कृतवाच्य है। अब इसको भाववाच्य में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी असमर्थता प्रकट करेंगे। राम से खेला नहीं जाता, तो ये भावनाएं प्रधान हैं यहाँ पर, तो ये भाववाच्य हो गया। आशा है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।